एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक खास टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, और वो टॉपिक है अलादीन का चिराग। जी हाँ, अलादीन, जिसका नाम आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि जियो और ब्लैक रॉक की जो पार्टनरशिप हुई है, उनके वेंचर जो हुआ है, उस वेंचर से उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया है, जो है अलादीन। इंडिया में ये नया है हालांकि, और ये प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे यहाँ के यूज़र्स को, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है या कैसे चेंज कर सकता है उसमें चीज़ें, ये सब हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ शर्मा, को फाउंडर फ्रॉम मनी ट्री पार्टनर्स से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मोहिनी। सर, सबसे पहले तो ये अलादीन का चिराग जो आया है हमारे पास, सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि ये है क्या एक्चुअली। देखिए, मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ ये आया कहाँ से। बेसिकली जियो ने, जो कि रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है, और ब्लैक रॉक, जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी फेमस है, उन लोगों ने अपना एक जॉइंट वेंचर किया है जिसको बोलते हैं जियो ब्लैक रॉक। और जियो ब्लैक रॉक ने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च कर दिए हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं अलादीन। तो अलादीन नाम से तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है कि मतलब मुझे इससे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं अलादीन देखता था। बट एक्चुअली इसकी एक फुल फॉर्म भी है जिसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे काफ़ी कुछ डिसरप्शन फाइनेंशियल वर्ल्ड में आने वाली है। और डिसरप्शन किस तरीके से आने वाली है, ये आपको जैसे मैंने बताया कि जियो के पास एक वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एक आईटी नेटवर्क है, और ब्लैक रॉक के पास अपना एक फाइनेंशियल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास फाइनेंशियल रिसर्च, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो जब फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टेक दोनों जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी तो बट ऑब्वियस है, वो तो है ही है। तो ये जो अलादीन एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म होने वाला है, ये प्लेटफॉर्म एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि फाइनेंस की डोमेन में आने वाली है, जहां पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो रिव्यू, रिस्क एनालिसिस, कंप्लायंसेस, ये सारे के सारे फीचर्स उस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। उससे एक तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली यूजिंग टेक्नोलॉजी वो देख पाएंगे कि उनके किस एसेट क्लास में कितना रिस्क है और उसके एसोसिएटेड कितना रिवॉर्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको डे टू डे अपडेशंस, डे टू डे अवेयरनेस, वो भी उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली है। एंड एट द सेम टाइम, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला आज की डेट में इतना बढ़ गया है कि कोई भी फील्ड विदाउट एआई आई थिंक आज इनकम्प्लीट है। तो फाइनेंशियल डोमेन तो पॉसिबल ही नहीं है। आज हम डेटा सिमुलेशन की बात करते हैं, डेटा एक्सट्रापोलेशन की बात करते हैं, या फिर एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन की बात करते हैं, तो वो सारा का सारा एआई ड्रिवन डेटा है। सो इन दैट केस जियो ब्लैक रॉक ने जो अपना प्लेटफॉर्म अलादीन लॉन्च किया है, उसमें ये लोग इन टेक्नोलॉजीज़ का इस तरीके से यूसेज करेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, ह्यूमन डिस्क्रिशन भी होगा, टेक्नोलॉजी का भी इंटरफेरेंस होगा, एंड एट द सेम टाइम स्केलेबिलिटी भी होगी। तो जब ये सारे के सारे फीचर्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन एक इन्वेस्टर के लिए बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिसरप्शन एक मार्केट में आने वाला है। बिल्कुल डिस्ट्रप्शन तो आएगा, लेकिन इन सब में फिर एक बड़ा सवाल ये आता है कि हालांकि ये तो रिलायंस की अब तक की हम देख चुके हैं, अब तक की हिस्ट्री जो हमारे सामने है कि वो जिस भी फील्ड में अपने कदम रखता है, उस कदम अपनी वहाँ पे एंट्री लेने के बाद दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सस्टेन करना। तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड की फील्ड में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे बाकी फील्ड्स में हमने देखा, टेलीकॉम में देखा कि जब जियो आया तो उसके बाद जो बाकी कंपनियां थी, अब कंपटीशन में कोई नहीं है, अब सिर्फ भारतीय एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जिसके कंपटीशन में चल रही है, इसके अलावा कोई ऐसी खास हम नहीं देख पाते कोई बड़ी कंपनी उभरते हुए। क्या ऐसा कंपटीशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं आप? मोहिनी, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, जो एक जो मार्केट का जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो ये है डिमांड एंड सप्लाई एंड कंपटीशन को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटीज़ किसके पास है। तो अगर मैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बोलूं तो एक सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने के लिए जियो ने पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया।
जिसके कारण आपको पता थे कि किस तरीके से प्राइसेस कम हो गए थे जियो के, एंड जिसके कारण और जो ब्रांड्स हैं या कंपनीज़ हैं उनको भी अपने प्राइसेस कम करने पड़े थे अपने आप को विथस्टैंड करने के लिए मार्केट में। इन द सिमिलर मैनर अपने आप को विथस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जिनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, मैन पावर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, बस एक जो चीज़ है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से वो यूज़ करें जिससे उसको कॉम्पीटिंग बना सकें। क्योंकि जियो के पास जो एक बेसिक यूएसपी है वो उसका टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जो वो यूज़ करने वाला है। इन द सिमिलर मैनर सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को इस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं यूसेज करना पड़ेगा सो दैट वो अपने आप को विथस्टैंड करवा पाएँ मार्केट्स में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो बेटर परफॉर्म करवा पाएँ। क्योंकि ये जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं इनके पास बहुत हद तक फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ है। द ओनली थिंग व्हाट दे आर लैगिंग विज़ जियो इज़ कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशनशिप को और स्केलेबिलिटी को भी इनकैश किया जाए जो अभी तक जियो के पास है थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आई एम श्योर सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इस डिसरप्शन पे काम कर रही होंगी सो दैट जो 20-20, 25-25 साल से जिन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डोमिनेट किया हुआ है वो अपनी प्रेजेंस को और अपनी रेलेवेंस को फ्यूचर में भी बना पाएं एंड एग्जिस्टेंस को भी। बिल्कुल, जैसे कि आपने स्केलेबिलिटी की बात की तो हर फील्ड में यही होता है कि जियो पहले ही वो पूरी प्लानिंग करके चलता है। जियो या कहूँगी रिलायंस एज अ ग्रुप पूरी प्लानिंग करके चलता है कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। इसमें भी ये अलादीन तो उसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के लिए ईजी हो जाएगा और फंड मैनेजर्स के लिए ईजी हो जाएगा। फंड मैनेजर्स के लिए तो इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि ज़रूरी हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना एक तरीके से, ताकि वो अपनी आप को बचा भी सकें और अपने आप को स्केलेबल भी कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा सकें। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो वो समझना, चलिए हम सेकंड पार्ट रखते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वक्त लगेगा शायद उसे समझने में। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन को जो बढ़ावा मिलेगा, हर इंडस्ट्री में जियो करता है प्राइस कंपटीशन। ये उसका फोर्टे है अब तक का किसी भी चीज़ में अगर हम देखें कि प्राइस कंपटीशन बहुत करता है जियो। उस प्राइस कंपटीशन को क्या आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब उसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है तो क्या वो बिल्कुल किसी ऐसे हालांकि ऑलरेडी SIPs 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो चुकी हैं, अब इसके नीचे से क्या हो सकती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जियो इससे भी कम रुपीज़ की SIP स्टार्ट कर सकता है ताकि हमारे देश में जो एक आप उसे लोअर मिडिल क्लास कहिए या फिर लोअर क्लास कहिए वो भी SIP में आ सके और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सके। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। ये जो होल पर्पस है टेक्नोलॉजी का, ये लोगों की ज़रूरतों को एक्सेसिबल बनाने के लिए ही तो है। आज जो आपको जितने भी आप ई-कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और आपको विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब जो मिल जाती हैं, वो कैसे मिलती हैं? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो मिलती हैं। आजकल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, NBFCs, लोन्स, P2P या फिर ई-कॉमर्स में मैंने आपको जैसे बोला, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है जो आपको, क्योंकि इतने मेगा जाइंट प्लेयर्स हैं जो इन टेक्नोलॉजी को रन कर रहे हैं कि वो अपने आप को कॉम्पिटिंग बनाने के लिए और स्केलेबल बनाने के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देते हैं, अट्रैक्टिव प्राइसेस देते हैं, जिसके कारण आज वो इस लेवल पे या इस तरीके से आज वो प्रोमिनेंट हैं और उन्होंने अपने कंपटीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इन द सिमिलर मैनर आज क्योंकि फाइनेंस के डोमेन में तो टेक्नोलॉजी पहले से ही आई हुई थी, द ओनली थिंग इज़ कि आज वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए या हार्नेस किया जाए टू दैट्स ऑप्टिमल यूसेज, सो दैट एक इन्वेस्टर के लिए जहां पहले 100 रुपये की SIP आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक फिजिकल डिलीवरी में इतना पैसा लगता था, ऑलमोस्ट 200-250 रुपये लगता था एक पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, उसको पिकअप कराने में, उसको पंच इन कराने में। तो आज वो सारा का सारा थ्रू दिस 100 रुपीज़ SIPs आज वो सारा ख़त्म हो गया आज, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इन्वॉल्व इज़ वेरी वेरी लेस। तो और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ऐसे ही रिसर्च, पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो रिव्यू, जो कि एक बहुत नीश डोमेन है और जहाँ काफ़ी पैसा लगता है, आज वो सब लोगों के लिए स्केलेबल हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, नॉन एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपैंडेबल हो जाएगा और एट द सेम टाइम लोगों के अंदर भी काफ़ी कॉम्पिटिंग स्किल्स आ जाएंगी, जहाँ लोग खुद उन पोर्टफोलियोज़ को एनालाइज कर पाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ पाएंगे,
पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू करवा पाएंगे और टेक्नोलॉजी उनको एक बहुत क्या बोलना चाहिए उस वर्ड को, कि उनको एक फ्रेंड की तरह यूज़ कर सकते हैं वो उसको, जहां वो अपने गोल्स को जिसके लिए वो एक इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो अचीव करवा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ एक फियर भी आता है ऑब्वियसली, और वो फियर होता है कि क्या ये सेफ़ है। और इन टर्म्स ऑफ मनी, जब भी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं अब इस्तेमाल नहीं हो रही है, बट वो बहुत सेफ़ तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अब जब हम टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें चीज़ें एक्सपैंड होंगी, लोगों को अपनी हर चीज़ का एक्सेस देना पड़ेगा। उसके लिए जो पोर्टफोलियो एनालिसिस कराना होगा उसके लिए भी आपको हर चीज़ का एक्सेस देना होगा। हालांकि ऑलरेडी हम एक्सेस बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देते रहते हैं, लेकिन इसको जितना इन्हांस करेंगे, क्या सेफ्टी कंसर्न्स भी उसके साथ बढ़ते चले जाएंगे? वेल, टेक्नोलॉजी का देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ नोन एज डिजिटल हाइजीन। वो डिजिटल हाइजीन तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ है। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप रोड पे बिना इधर उधर देखकर और आप ट्रैवल करेंगे या ड्राइव करेंगे, अगर रोड्स बहुत अच्छी भी हो गई हैं तो एक सिविक सेंस या एक रोड की जो एक ड्राइविंग एबिलिटीज़ होती हैं या फिर जो भी एक सेंस की ज़रूरत होती है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। इन द सिमिलर मैनर डिजिटल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका प्राइवेट डेटा जो होता है प्राइवेसी के को लेकर हो, चाहे वो आपके मेल्स को लेकर हो, क्योंकि आजकल साइबर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसको रोकने का जो बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास एक डिजिटल हाइजीन का एक बेयर मिनिमल लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको क्या डेटा शेयर करना है, क्या डेटा शेयर नहीं करना, किसके साथ पासवर्ड शेयर करना है, किसके साथ OTPs शेयर करना है, कौन सा डेटा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कौन सा डेटा डिजी लॉगर के अंदर मेंटेन होना चाहिए। ये सारे के सारे फीचर्स एंड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा तो एक्चुअली पब्लिक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बट जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स आ गए हैं, जिस तरीके से स्ट्रिंजेंट लॉज बन गए हैं डेटा को लेकर, बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जिस तरीके से कहते हैं कि आज जिस तरीके से ऑयल पर किसी तरीके से किसी ज़माने में लड़ाई होती थी, आज डेटा पे लड़ाई हो रही है। तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट बन रही है, सो दैट उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर कि जब भी ये ऐसे जैसे अलादीन जैसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होते हैं तो उसमें डेटा प्रोटेक्शन का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, सो दैट वो डेटा जो है वो क्रॉस सेल ना हो जाए, मिस सेल ना हो जाए, मिसयूज़ ना हो जाए, और उसका प्रॉपर तरीके से यूसेज हो, सो दैट इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ, प्रोटेक्टिव, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको मिल सके, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी एफिशिएंट और इफेक्टिव देख पाएँ, एंड एट द सेम टाइम जो एक डिजिटल इकोसिस्टम जो एक प्रोवाइड होता है, जहां उनको इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डरना नहीं पड़ता कि कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे जो हैं वो आउटफ्लो ना हो जाए, कहीं हमारा क्रॉस सेलिंग ना स्टार्ट हो जाए। उन सब चीज़ों के बारे में भी आई एम श्योर इस प्लेटफॉर्म के जब क्यूरेट हुआ है उससे पहले इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, ह्यूमन पावर की एनालिसिस, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, लीगल गाइडलाइंस, लीगल रेगुलेशंस, इस पर भी काफ़ी काम हुआ है, होगा बिफोर लॉन्चिंग इट इन इट्स फुल फ्लेजेड फॉर्म। बिल्कुल। अभी तो उसकी ऐप आई है और ऐप में स्टार्ट तो हुआ है इन्वेस्ट होना। हाल ही में जो 3 NFO लॉन्च किए गए थे उसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हमने देखी। 17,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के 3 NFOs में देखने को मिली। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि वो कैसे अपनी जो पोर्टफोलियो है एक अपना म्यूचुअल फंड का, उसे कैसे बिल्ड करते हैं, क्या क्या उसमें नया लेकर आते हैं। लेकिन ये तो रही चलिए फंड मैनेजर्स की साइड की बात और प्लेटफॉर्म की बात। एज अ इन्वेस्टर अगर कोई उस ऐप को इस्तेमाल करता है, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, तो उसको बेसिकली अपने एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हमने ये बात की कि वो अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करा सकता है। बिल्कुल, वो पहले भी लोग कराते थे, बट पहले वो फंड मैनेजर्स के थ्रू कराते थे, अब वो AI के थ्रू कराएंगे। वो डिफरेंस समझ में आता है, बट जो कहा जा रहा है कि बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेट्स कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली मनी मैनेज करना भी एक बड़ा काम है, तो उसके रेट्स, तो क्या उससे फंड मैनेजर्स को भी प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ को लेकर, और इन्वेस्टर्स के टूवर्ड्स पॉजिटिव रहेगा तो फंड मैनेजर्स के टूवर्ड्स क्या वो नेगेटिव देखने को मिलेगा हमें? देखिए मोहिनी, जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे वो उन्होंने भी एक डिसरप्शन लेकर आए थे।
लोगों ने सोचा था उनकी जॉब्स चली जाएंगी, बट एट द सेम टाइम लोगों को ये भी पता था कि अगर उनको विथस्टैंड करना है इस कंपटीशन को, तो उनको अपने आप को स्किल लोडेड बनाना पड़ेगा। और आज वही ज़माना जहां अडोबी एंड ओरेकल से हमने स्टार्ट किया था, आज हम एआई टूल्स, एआई टेक्नोलॉजीज़, ऐसी कौन सा जेमिनाई जो जीमेल का जो एक एआई सॉफ्टवेयर है, ये सारे की सारी क्या चीज़ें हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक मैन पावर को, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे वो व्यूअर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, हर इंडिविजुअल को अपने आप को स्किलेबल तो बनाना ही पड़ेगा। उसको एआई अपने हर एक एक्टिविटी में इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, सो दैट कल को कोई भी ये नहीं बोल पाए अरे मुझे तो एआई इस्तेमाल ही नहीं करना आता, तो वो एक पूरे मार्केट लीग से बाहर निकल आएगा। एंड कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड करना नहीं चाहेगी जहां वो अपने आप को स्केलेबल नहीं बना पाए, स्किलेबल ना बना पाए, टेक्नोलॉजिकल यूसेज ना करा पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना करा पाए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो रेस में ही नहीं खड़े हो पाएंगे। और उसको रेस को खड़े होने के लिए वो अपने मैन पावर को इतना सशक्त, इतना कॉम्पिटेबल, इतना कॉम्पीटिंग, इतनी इक्विटेबल टेक्नोलॉजी बना देंगे कि हर एक मैन पावर उसके बिना आज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कुछ फॉर इन द फ्यूचर। देयरफॉर आज आप सोच सकते हैं कि आपका या मेरा जीवन बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है। राइट जब आप स्टार्ट करते हैं अपना दिन, जहां आप अपना फ़ोन्स या लैपटॉप्स खोलते हैं, मेल्स लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, सोशल मीडिया का यूसेज करते हैं, मोटराइज्ड, इनफैक्ट आपको पता है अब तो ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, वो सारा का सारा भी तो टेक्नोलॉजी ही है। तो जैसे जैसे हम एडवांसमेंट इन द ह्यूमन रेस हो रही है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सुलझाने के लिए नए नए तरीके, नए नए रूल्स, नए नए वेज एक इन्वेस्टर के सामने, एक फाइनेंसर के सामने खड़े किए हैं, जहां उनको यूज़ कर कर हमारी लाइफ एक कंफर्टेबल, हमारी लाइफ कॉम्पीटिंग, ईजी एंड प्रोग्रेसिव हो रही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो अलादीन की बात रही, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी कुछ बात कर लेते हैं कि हाल ही का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, ट्रंप साहब रोज़ कुछ नए बयान दे रहे हैं, कभी इस पे टैरिफ लगते हैं, कभी इस पे लगते हैं, कभी डेज बढ़ जाते हैं, कभी डेडलाइन बढ़ जाती है, अभी तक हमारा एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया है। तो वो सब जो चल रहा है, इन सब के चलते जो मार्केट्स के हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं कि क्या है। लेकिन क्या इन हालातों में इन्वेस्टमेंट की तरफ जो फोकस करना है, तो वो म्यूचुअल फंड जो हम हमेशा बात करते हैं, क्या वही सही तरीका है इस वक्त मार्केट्स में रहने का, कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को सेफ रख सकते हैं इस वक्त? मोहिनी, देखिए, ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई भी मैंने शो किया होगा जहां मार्केट्स में उथल पुथल नहीं बन जाओ, और रीज़न कोई भी हो। अगर जहां तक मैं अभी सोच पा रहा हूँ, चाहे वो ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स की, चाहे वो इंडो पाक इशू, चाहे वो इज़राइल ईरान इशू, चाहे वो यूक्रेन रशिया इशू, चाहे वो कोई किसी की प्रेसिडेंसी छिन गई हो तब उथल पुथल मच गया हो, चाहे वो जापान के कारण जब उन्होंने अपने बॉन्ड यील्ड्स के में चेंजेस किए थे उसका इशू, चाहे चाइना का डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इशू हो, मार्केट्स में ये सारे के सारे वॉलेटिलिटीज़ तो हर बार रहेगा। एक इन्वेस्टर को पूरे टाइम यही देखना है कि उस वॉलेटाइल मार्केट्स का वो किस तरीके से फ़ायदा उठाएं, सो दैट उनका जो पैसा है वो निरंतर बढ़े। नॉट स्टेइंग इन द मार्केट इज़ नॉट द आंसर फॉर दैट। आपको मार्केट्स में तो अपना पैसा रखना ही है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि मार्केट्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको कोई भी इन्वेस्टर इनकैश कर सकता है, और जिस गोल के लिए वो उस पैसे को जोड़ रहा है उस गोल्स को वो अकम्प्लिश करा पाए। तो मोहिनी, अगर इन चीज़ों पे वो कोई भी इन्वेस्टर ध्यान रखे कि मार्केट्स तो कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं हुआ, और पिछले 10 महीनों में जो आप देख रहे हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी आप समझ सकते हो कि यूनिडायरेक्शनैलिटी तो मार्केट्स में कभी हुई नहीं। मार्केट्स आर ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, बियर्स एंड बुल्स, ये तो दोनों सब साथ साथ ही चलता है। द ओनली थिंग इज कि क्या इन्वेस्टर की मानसिकता भी ऐसी है कि वो शॉर्ट टर्म पेन्स को एब्जॉर्ब करके अपने पोर्टफोलियोज को निर्धारित रूप से आगे बढ़ा पाए या नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो द इन्वेस्टमेंट्स डोमेन आर मेंट फॉर देम,
और अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करता रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो लॉसेस की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं एक शो देख रहा था जहाँ ये बोला जा रहा था कि आजकल रेगुलेटर्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि वो जिस तरीके से लोगों ने अपना पैसा खोया है इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसको रोकने के लिए वो नए नए स्टेप्स, नए नए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। कभी वो मार्जिन इंक्रीज कर देते हैं, कभी वो कोई रूल और रेगुलेशंस बना देते हैं। वो चाहते हैं कि लोग स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग ना करें और वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे वो 100 रुपये की SIP ही क्यों ना हो। एक जगह तो वो इन्वेस्टमेंट्स को इतना एक्सेसिबल बना रहे हैं कि जहाँ जियो ब्लैक रॉक का एक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अलादीन जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ड्रॉ हो रहे हैं, 100 रुपये की SIPs तक लग रहे हैं। दूसरे एंड पे वो लोगों के पैसे को बर्बाद होने से रोकने के लिए वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मार्जिन इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्लियर कट ये पता चलता है कि एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम को बनाने के लिए रेगुलेटर जो सेबी है वो काफ़ी मेजर्स ले रही है जिससे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एक्सेसिबल, इफेक्टिव बनाया जा सके और जो गोल बेस्ड जिसके कारण इन्वेस्टर्स पैसे को जोड़ता है वो ईजिली उस गोल को अचीव करा पाए। बिल्कुल। तो फिर सर, जो मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ कि फिर इस समय में खरीदना क्या है, किस तरह के फंड्स खरीदने हैं? देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा मोहिनी। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि इस लेवल पर एकदम लमसम एक मुश्त अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। SIPs तो हर बार एक ऑल वेदर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही। आप अपनी और इनफैक्ट SIPs वॉलेटाइल मार्केट में बेस्ट रिटर्न्स जनरेट करती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको इस समय सिस्टमैटिक तरीके से थ्रू इन अ ग्रेजुअल मैनर अपना पैसा मार्केट में थ्रू STPs एंड स्विचेस मूव करना चाहिए। और अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है तो वो हाइब्रिड फंड्स को नियुक्त कर सकता है, चाहे वो मल्टी एसेट हो, एसेट एलोकेटर्स फंड हो, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, अदर कमोडिटीज़, डेट, आर्बिट्राज, इनका यूसेज एक साथ करके एक अच्छे रिटर्न्स मार्केट में जनरेट किए जा सकते हों। बिल्कुल, मैं कमोडिटीज़ पर ही आने वाली थी कि गोल्ड और सिल्वर फिर से नया हाई। सिल्वर में 1,15,000 टच किया सिल्वर ने हाल ही में, और गोल्ड तो ऑलरेडी एक लेवल पे जा ही चुका है। तो अब और कितनी तेज़ी की एक तो उम्मीद है आपको, और दूसरा क्या पोर्टफोलियो में इनका एलोकेशन और बढ़ाने का समय आ गया है? मोहिनी, क्या रफ्तार से गोल्ड बढ़ेगा ये तो खैर किसी को भी नहीं पता। ये तो एक बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने मुझसे पूछ लिया। जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल लेवल में कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस बढ़ी हैं, गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड स्पेशली पिछले 10 महीनों में जो जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इन दैट केस ये गोल्ड हो या सिल्वर हो जैसी कमोडिटीज़ में अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू मल्टी एसेट फंड्स या थ्रू गोल्ड SIPs या थ्रू गोल्ड ETFs, तो वो देखेगा कि कमोडिटी का एक्सपोजर भी उसके पोर्टफोलियो में है, उसका पोर्टफोलियो भी रेगुलर बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो मार्केट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू इन्वेस्टिंग द मनी इनटू कमोडिटीज़। सो इन दैट केस एक इन्वेस्टर को अगर हाइब्रिड फंड्स को अगर वो चूज़ कर रहा है तो उसमें गोल्ड का एक एक्सपोजर होता है, उसके थ्रू वो अपने पोर्टफोलियोज़ को बार बार रीडिज़ाइन, रीइनकार्नेट कर सकता है और उसके पोर्टफोलियोज़ में रिटर्न्स भी रेगुलरली बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो कॉन्वर्सेशन सच में बहुत अच्छी रही, क्योंकि अलादीन के बारे में तो हम इतने दिनों से सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एक डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई नया प्लेटफॉर्म आता है और वो भी रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप लेकर आता है, तो शायद उसके बारे में डिस्कशन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसके बारे में फिर से डिस्कशन करें और वो वक्त ऐसा हो कि जब ये प्लेटफॉर्म एक अलग लेवल पर जा चुका हो। अभी तो उसकी सिर्फ शुरुआत हुई है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से इस बार डिस्ट्रप्शन लेकर आता है। हालांकि फेवरेट तो अब तक रिलायंस की हिस्ट्री में यही रहा है कि वो अपने प्राइस कंपटीशन बहुत जल्दी लाता है। देखेंगे कि 100 रुपीज़ की SIP तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ये कहाँ तक SIPs को लेकर आते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम फिर से इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। अगर ये SIPs और नीचे आती हैं और उससे आम आदमी भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ स्टार्ट कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट, तो ये बिल्कुल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच मोहिनी। और आपसे भी हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। अगर ऐसा हुआ कि और नीचे SIP आती हैं तो बिल्कुल हम उस पर भी एपिसोड करेंगे, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स के साथ भी आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें फाइनेंस के फंडे।